देखो बेटा, ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, ये वाला पैराग्राफ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। हमें इसके आगे कुछ बातों को डिस्कस करना था जो हमारे लिए ज़रूरी भी है। बेटे, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बेटे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेटा बेसिक एजम्पशंस होती हैं, फंडामेंटल प्रेपोजिशंस होते हैं, जो बेटे हमारी अकाउंटिंग को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। हमारी अकाउंटिंग जो होती है ना बेटे, वो सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही होती है। हमारी अकाउंटिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही होती है। बेटे, ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। बेटे, ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। ये सारे अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड होते हैं, ट्रांजैक्शंस इन पर बेस्ड होती है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। आप दोबारा से देख लो, दे आर जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। बेटे, ये अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। और बेटा, हम इन्हीं रूल्स के बेसिस पर, मैं यहाँ पर बेटा इसका मतलब बेसिस है, इन्हीं रूल्स के बेसिस पर हम अपने अकाउंट्स की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी करते हैं और बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर भी करते हैं। बेटे, it is important to follow these concepts because it will enable the users to understand them with same meaning besides understanding them better। बेटे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फॉलो करना, क्योंकि ये यूजर्स को, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूजर्स पढ़े थे ना बेटे, अकाउंटिंग यूजर्स, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ये उनकी बात कर रहा है। बेटे, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वो हमारे सारे रूल्स को अंडरस्टैंड कर सकें, वो सारे हमारे रूल्स को फॉलो कर सकें, देख सकें। हमारी अकाउंटिंग जो हम लोगों ने करी है इन रूल्स के बेसिस पर, बेटे वो यूजर्स हमारी अकाउंटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से समझ पाए, उसके मीनिंग को अच्छे से देख पाए और बेटे उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर। बेटे, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करेंगे अब हम लोग। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, accounting conventions are the outcome of accounting practices or principles being followed by the enterprise over a period of time. Conventions may undergo a change with time to bring about improvement in the quality of accounting information। बेटे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बेटे, रामलाल साहब एवरी ईयर, हर साल बेटे एवरी ईयर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेटे प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसीजर को फॉलो करके। इन्होंने ना एक प्रोसीजर बनाया हुआ बेटे, स्टेप्स बनाया हुआ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बेटे, ये इन स्टेप्स को देखते हैं और बच्चों वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं हर साल। इन्होंने बेटे हर साल के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। यानी बेटे ये ना इनके लिए एक ट्रेडिशन बन गया है बेटे, वो और कहीं बात कुछ नहीं सुनते। उन्होंने जो एक बार चीज फॉलो करी बेटे, वो उसको ही हर साल फॉलो करते हैं जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो। बेटे, वो इसको ऐसे ऐसे फॉलो करते रहते हैं। आप समझो बेटे, ध्यान से सुनना। बेटे, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आप बच्चों को मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे अकाउंट्स पढ़ाता हूं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं आप बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, और बेटे मैं टाइमिंग्स आपको बोलता हूं 5 to 6, और मैं ये सारा टाइम टेबल पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूं। मान लो बेटे, मैं ये टाइम टेबल पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूं, मैं इसमें कोई चेंज नहीं लाता। मैं बेटे 1 घंटे की क्लास 11th क्लास की लेता रहता हूँ, ये मैं ऐसे रेगुलर ले रहा हूँ। ठीक है बेटे, उसी तरीके से बेटे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इन स्टेप्स को पिछले 10 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो बेटे आप ध्यान से देखो, जो इनका ट्रेडिशनल है, जो इनका ट्रेडिशन बन चुका है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस कन्वेंशन को, जिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उनके लिए कन्वेंशन बन गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
अगर कोई मेरे को ये कह दे कि सर आप ना इस टाइम टेबल को ना रिवर्स कर लो, आप MWF के अंदर इको पढ़ाओ, TTS में आप अकाउंट्स पढ़ाओ, क्योंकि हम ना सैटरडे वाली क्लास के बाद संडे को अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बेटे मेरे को बच्चों की इस बात के अंदर बहुत समझदारी लगी कि बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैटरडे को मैं क्लास लूंगा, संडे को बेटे वो आराम से अपनी छुट्टी वाले दिन रिवाइज कर लेंगे। फ्राइडे के बाद सैटरडे को इकोनॉमिक्स की क्लास आती है, बच्चों के बीच में एक दिन का गैप आता है, फिर वो संडे को उतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रह पाता। तो सैटरडे को मैं जब उनको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उनके माइंड में रहेगा और बेटे वो संडे को उस क्लास को दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर ले। मुझे ये बात अच्छी लगी। तो बेटे मैंने अपने टाइम टेबल को रिवर्स कर लिया, यानी मैं पिछले 10 साल से जो चीज फॉलो कर रहा था मैंने उसको चेंज कर लिया। यानी बेटा कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज, कन्वेंशंस में चेंज आ सकता है, कन्वेंशंस के अंदर चेंज आ सकता है, कंडीशन बस ये है टू ब्रिंग अबाउट, टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट, to bring about improvement in the quality of accounting, in the quality of accounting information, to bring about improvement in the quality of accounting information। मतलब अगर क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी इंप्रूव हो रही है तो आप कन्वेंशंस में चेंज कर सकते हो, आप कन्वेंशंस में चेंज ला सकते हो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। यानी सर हमारी कन्वेंशंस में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उससे आपके सामने कोई इंप्रूवमेंट आए, पहले के मुकाबले आपको कोई नई अच्छी इंप्रूवमेंट मिले, आपको नई क्वालिटी वहां पर जनरेट हो, आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सके। तो बेटे अगर आप इंप्रूवमेंट ला पाए, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है उस चेंज से, तो आप उस चेंज को ले लें, आप उस चेंज को कर लें। तो हमने अभी यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट पढ़े बेटे, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक हमने पढ़ा बेटे अकाउंटिंग कन्वेंशन। बच्चे चुपचाप मेरी बात को सुनेंगे पहले, बाद में बात करेंगे। ये देखो बेटे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैंने आपको ड्यूअल एस्पेक्ट्स भी बता दिया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बताया था, गोइंग कंसर्न भी बताया था। बेटे आज हम बात करेंगे रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट की, बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटे रेवेन्यू का मतलब होता है आपके लिए जो आप अपने गुड्स को सेल्स करते हैं, जो आपकी सेल होती है, सेल से मिलने वाला पैसा, जो सेल्स का अमाउंट होता है, जो आप सेल करते हैं, सर्विसेज को रेंडर करते हैं या जो आप सेल्स करते हैं, वहां से जो आपको अमाउंट मिलता है वो आपके लिए रेवेन्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पेन बनाते हैं, एक पेन 10 रुपए का है, आपने बेटे मार्केट में 1000 पेन सेल करे, तो ये 1000 पेन कितने के हो गए बेटे, 10,000 के। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बेटे आप कैश में सेल करोगे या आप क्रेडिट पर सेल करोगे, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन तो 10,000 की कर दी, सेल हो गई आपके पास 10,000 की। ये देखो बेटे आपके पास सेल तो 10,000 की हो गई। तो रिवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटे कि जैसे ही आपके यहाँ पर रिवेन्यू की ट्रांजैक्शन हो जाए, यानी सेल्स की ट्रांजैक्शन हो जाए, वैसे ही बेटे आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। आप इस बात का वेट नहीं करेंगे कि अभी तो हमने 2 महीने का क्रेडिट दिया है, 2 महीने के बाद मेरे डेटर मेरे को पैसा देंगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं बेटे। अकॉर्डिंग टू द revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when a transaction has been entered। जैसे ही आपके पास वो ट्रांजैक्शन हो गई सेल की, वो जैसे ही, चाहे वो कैश सेल की हो चाहे क्रेडिट सेल की हो, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी बेटे, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन आपके सामने आ गई बेटे, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन स्टेब्लिश्ड। जैसे आपने क्रेडिट सेल किया बेटे, ऑब्लिगेशन तो वहां क्रिएट करवा दी ना, आपने डेटर की ऑब्लिगेशन को क्रिएट करवा दिया है कि वो आपको फ्यूचर में पैसा पे करेगा। तो अगर बेटे डेटर्स आपको फ्यूचर में पैसा पे करेंगे तो इसका मतलब उनकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुकी है। एंड द ऑब्लिगेशन रिसीव द अमाउंट हैव बीन स्टेब्लिश्ड, यानी बेटे जैसे ही आपके यहाँ पर रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जैसे ही सेल्स की ट्रांजैक्शन होगी, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आप इस बात का वेट नहीं करेंगे कि आज आपने सेल किया,
अब बेटे सेल किया तो मैंने अगर क्रेडिट पर सेल किया तो 2 महीने बाद पैसे आएंगे, 1 महीने बाद पैसा आएगा, 3 महीने बाद पैसे आएंगे, तब मैं रिकॉर्ड करूंगा। नहीं बेटा, वो कैश तो आता रहेगा, कैश तो बाद में आता रहेगा, कैश से कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे को सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारी बुक्स के अंदर सेल्स की ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर हमारी बुक के अंदर सेल्स हो गई है, अगर हमने किसी को सेल कर दिया है, तो बेटे आपको उसको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन कहती है? ये हमारी रिवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। बेटे देखो बहुत आसान है। वो ये कहता है कि आपके पास जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटा प्रिपेयर करते हैं, हम जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बेटे हर ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, एविडेंस का डॉक्यूमेंट होता है। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया बेटे, तो हमारे पास परचेज का बिल होगा। हमने किसी को सेल किया तो हमारे पास सेल्स का बिल होगा। हमने बेटे अपने बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रिशियन से काम करवाया, तो हमने इलेक्ट्रिशियन को जब पेमेंट करी तो हमने उससे एक बिल के ऊपर साइन करवाया होगा, उससे हमने बिल लिया होगा। इलेक्ट्रिसिटी का सामान मार्केट से खरीद के लाए होंगे, तो हमने बेटे वहां दुकानदार से भी बिल लिया होगा। यानी हमें वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी अकाउंटिंग करते हैं बेटे, उस अकाउंटिंग की, उस ट्रांजेक्शन की, उस ट्रांजेक्शन्स में जो भी आपने अकाउंटिंग करी है, उन सब के लिए आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए बेटे। आपसे अगर कोई भी, आपका मान लेते हैं ऑडिटर अगर आपसे कहे कि भाई आप हमें ये बताओ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने ये सब सामान मंगाया था, ये सारा सामान 10,000 रुपए का था, आप हमें प्रूफ दिखाएं कि आप ये 10,000 रुपए का सामान खरीद के लाए थे। तो बेटे वहां पर ना मौकली बात नहीं होती है कि मैंने कह दिया और किसी ने मान लिया, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस डेट पर, जब हमने उस सामान को अपने बिजनेस में यूज किया है, तब हमारे को उस डेट पर उस सामान का बिल अपने ऑडिटर को दिखाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे साहब ये देखिए, हम ना ये रमेश इलेक्ट्रिसिटी शॉप है मंडावली में, हम वहां से खरीद के लाए थे, ये उनका बिल है। बेटे ऑडिटर उस बिल को चेक करेगा और कहेगा हाँ साहब बिल्कुल सही बात है, आपने जो सामान यहाँ लगाया वो 10,000 रुपए का बिल है और हमने उसको एज एन एविडेंस यूज करके लिखा। तो आपको ये कहा गया कि आप एज एन अकाउंटेंट हर ट्रांजेक्शन के लिए अपने पास एविडेंस के लिए बेटे बिल्स को कलेक्ट करें। आप हर ट्रांजेक्शन के एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें और उन्हीं के बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग को करें। पढ़ के देखेंगे बेटे। अकॉर्डिंग टू द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बेटे पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए। मेजरमेंट डेट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन और मेजरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटे, वो वेरीफाइबल एविडेंस पे होनी चाहिए, उनके पीछे बेटे हमारे पास बिल होना चाहिए। ठीक है सर। बेटे मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। मैं अब आपको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कन्वेंशन की बात करता हूँ। बेटे आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर ना, जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे आगे प्रैक्टिकल, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, तो वहां पे ना अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मेथड्स हमारे पास होते हैं अप्लाई करने के लिए। बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग हमारे को अलग अलग मेथड्स फॉलो करने होते हैं। हमें कहा जाता है कि अगर आपका ये वाला बिजनेस है तो आप इन मेथड्स को फॉलो कर लेंगे, आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। अगर आपका ये बिजनेस है, उसकी ये नेचर है, तो आप इसको इस तरीके से करें। तो बेटे हमें यहाँ ये कहा गया कि मान लो कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, मुझे कहा गया कन्वेंशन में कि आपने अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया है, कुछ मेथड्स को फॉलो किया है, तो आप ना उन रूल्स को एक बार अडॉप्ट कर ले, एक बार उनको अप्लाई कर ले, और बेटा रेगुलरली उनको अप्लाई और अडॉप्ट करते रहें, आप चलाते रहें। आप ऐसा ना करें कि इस साल आप रूल नंबर 1 से काम कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप मेथड नंबर 2 अपना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग अभी आगे जाकर बात करेंगे, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बताया था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन के हमारे पास आपके 11th क्लास में 2 मेथड्स हैं। ठीक है बेटे, मान लो मेथड 1 मेथड 2, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ अभी आपके सामने, हम ऐसे कह रहे हैं मेथड 1 और मेथड 2। रामलाल कहता है कि सर मैंने मेथड 1 अडॉप्ट कर लिया, मैं उसको अप्लाई करूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है, आपने मेथड 1 अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करा, आपने अपने बिजनेस के नेचर को देखा, आपको लगा मेथड 1 ज्यादा सुटेबल है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि अब आप उस मेथड को ना फॉलो करते रहें,
ईयर टू ईयर, आप उसको चेंज ना करें। आप ये ना करें कि इस साल मेथड 1 किया है, नेक्स्ट ईयर आपने बोला हमने मेथड 2 किया है, नेक्स्ट ईयर आपने बोला हमने मेथड 3 कर लिया है, मेथड 1 दोबारा ले आए हैं। ऐसा ना करें, आप एक बार अडॉप्ट कर लें और बेटे फिर आप उसी को आगे आगे कंसिस्टेंट लेवल पर फॉलो करते रहें। यानी आपके जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, आप एक बार सेलेक्ट करें, अडॉप्ट करें और फिर उनको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करते रहें। बेटे कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वन सेलेक्टेड, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपने सेलेक्ट करी हैं, एंड अडॉप्ट, जो भी अडॉप्ट कर लिया है सेलेक्ट करने के बाद, शुड बी अप्लाइड, आप उनको अप्लाई करते रहें कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, हर साल आप उसको अप्लाई करते रहें। तो सर क्या हम कभी इसको चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम पर समझा दूंगा। ठीक है बेटे, अभी इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कंसिस्टेंसी कन्वेंशन का क्या मतलब होता है। बेटे मैंने आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी करा दिया था, मैंने आपको एक्रूल कॉन्सेप्ट भी करा दिया था। जी सर। बेटे अब हम लोग ना 15th वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया बेटे, कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। बेटा पहला पॉइंट आ गया फुल डिस्क्लोजर को लेकर। ठीक बेटे, ये कन्वेंशन हमें ये कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप बेटे उसको ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से फुल डिस्क्लोज करें। आप किसी भी ट्रांजेक्शन को अनडिस्क्लोज ना करें बेटे, आप सारी ट्रांजेक्शन्स को फुल्ली डिस्क्लोज करें बेटे। According to the convention of full disclosure, all significant information relating to the economic affairs of the entity should be reported in the financial statements in an understandable manner. बेटे आपको कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो आपके इकोनॉमिक अफेयर ऑफ एंटिटी से रिलेटेड करती हैं, बेटे आपको उसको रिपोर्ट करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में। मतलब आप किसी भी बातों को बेटे हाइड ना करें, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी बातों को डिस्क्लोज करें और बेटे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाएं। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड ना करें। ठीक है सर। बेटे कंसिस्टेंसी वाली बात हम कर चुके हैं, कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं बेटे। पहले इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4। बेटे ये कंजर्वेटिज्म जो कन्वेंशन है, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बेटे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि अगर बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि उसके प्रेजेंट में किसी एक्ट की वजह से, प्रेजेंट में बिजनेस में किसी ट्रांजैक्शन की वजह से फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, उसको लगता है कि मैंने किसी को क्रेडिट सेल कर दी है, वो डेटर मेरा पैसा लेके भाग सकता है, मतलब उसको लगता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से उसको फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो बेटे ये हमें अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक कन्वेंशन दिया गया है बेटे। ये प्रूडेंस कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म का जो कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट है, ये हमें ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड लॉसेस, मतलब जो आपको लगते हैं, जो आपको लगते हैं कि हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को फ्यूचर के अंदर कोई लॉस हो सकते हैं मेरी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से या मेरी किसी एक्ट की वजह से, मैंने कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन की है, तो बेटे उन्होंने कहा है कि आप अपने इन एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए, इन एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए जो फ्यूचर में हो सकते हैं, बेटे आप इनको ना प्रेजेंट में आप इन लॉसेस के लिए बेटे अपने पास रिजर्व्स बना लें। आप इसको अपनी बुक्स में अकाउंट कर लें बेटे, इनके लिए रिजर्व्स बनाना शुरू कर दें कि मान लो अगर आपको लगता है कि आपका 10,000 रुपये का कोई नुकसान होने वाला है, तो बेटे आप उसके लिए पहले से ही अपने पास रिजर्व बनाना शुरू कर दो, जिससे कि जब वो नुकसान होगा आप यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे। लेकिन बेटे इसने रिवर्स बात भी कही, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपको फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है, मान लो मैं कहता हूँ मेरे को 2 साल के बाद 2 लाख रुपए की इनकम होने वाली है, तो क्या मैं उसको अभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दूं? उन्होंने कहा नहीं, शुड नॉट बी अकाउंटेड। बेटे एंटिसिपेटेड इनकम को भी नहीं दिखा सकते,
लेकिन फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड लॉसेस से बचने के लिए, एंटिसिपेटेड लॉसेस को कम करने के लिए आप उसको अभी प्रेजेंट में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजर्व में दिखा सकते हैं। बेटा आप इनके लिए रिजर्व बना लें, रिजर्व फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस। बेटे उस लॉस का नाम होगा कोई ना कोई, जैसे डेटर्स पे लॉस जो होता है ना, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कि बेटे कुछ ऐसे डेटर है जो मेरे लिए डाउटफुल है, तो उन डाउटफुल डेब्ट से बचने के लिए हम बेटे एक प्रोविजन अपने साथ बना लेते हैं, इसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो बेटे फ्यूचर में जो होने वाले एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको अकाउंट कर लें, शुड बी अकाउंटेड, वाइल एंटिसिपेटेड इनकम शुड नॉट बी अकाउंटेड। ठीक है सर। बेटे ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ मेटरिटी कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? बेटे मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ पर जो अकाउंटिंग बॉडी है ICAI, वो हमारे लिए अकाउंटिंग के रूल्स बनाती है। यहाँ पर ये अकाउंटिंग बॉडी हमें अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस को हमारे को इशू करती है। बेटे उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, generally accepted accounting principles issued by the accounting body of the country, such as the Institute of Chartered Accountant of India, that are followed for preparation and presentation of financial statement, जिसको फॉलो किया जाता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए। The objectives of setting accounting standards is to bring uniformity in accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाने के लिए ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही था कि ऑल ओवर इंडिया हमारे सामने बेटे सारी अकाउंटिंग एक ही मैनर में हो, यूनिफॉर्मिटी हो उसके अंदर, सब लोग एक तरीके से काम करें। ये मैंडेटरी आपको फॉलो करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, कंसिस्टेंट लेवल पर वो यूज हो और बेटे हम उनको कंपेयर कर सकें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए बेटे सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको इशू ICAI करता है, अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री करती है, और हमें उसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। ठीक है सर। तो बेटे हमने आज अपने थर्ड चैप्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कर लिया है। बच्चे इसको पॉज करके अपने पास नोट करते रहेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ रह गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हुए फिर हम आपके टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। बेटे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया था, फिर हमने चैप्टर नंबर 2 किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर हमने चैप्टर नंबर 5 किया अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 किया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अब हमने चैप्टर नंबर 3 कर लिया। तो बच्चों हमने 1 to 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यस सर। ठीक है, तो बच्चों ने हमने 1 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट करें। अब हमें लर्न करके इन सारे चैप्टर्स को टेस्ट लेना है, इन सारे चैप्टर्स को देखना है, क्योंकि इसके बाद अब कहीं थ्योरी नहीं मिलेगी बेटे। अब इसके बाद आपको पूरे बुक्स में सिर्फ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा।